देखो, ये है हमारा अर्थ और जिस पर हम सभी रहते हैं। और हम हमेशा से ये अज्यूम करते आए हैं कि अगर हम अपने इस यूनिवर्स के किसी भी दूसरे प्लेनेट पर अपना कदम रखते हैं तो इसके काफी हाई चांसेस होते हैं कि हाई ग्रेविटी, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और बैड एटमॉस्फेयर के रीजन से हमारा खत्म होना तो तय है। बट इसके बाद भी साइंटिस्ट ये एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारे ही यूनिवर्स में ऐसे भी प्लेनेट एग्जिस्ट करते हैं जिनका एनवायरनमेंट हमारे अर्थ से बेहतर हो सकता है। जिनमें से कुछ प्लेनेट्स को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है जो ह्यूमंस के लिए हैबिटेबल भी है और कई मायने में तो ये हमारे अर्थ से कहीं ज्यादा है। और साथ ही इन प्लेनेट्स पर तो लाइफ रैपिडली और लंबे टाइम तक इवॉल्व हो सकती है। अब क्योंकि इस पूरे एंटायर यूनिवर्स में अर्थ इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिस पर सिंपल लाइफ फॉर्म से लेकर कॉम्प्लेक्स लाइफ तक सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहने में कैपेबल हैं, वो सभी इवॉल्व हुए हैं और कई सारे तो अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। और इसीलिए ये सब देख सुनकर ही हम अर्थ को इकलौता या फिर एक यूनिक प्लेनेट मान लेते हैं। बट कई सारे रिसर्चर्स का कहना है कि अभी भी कई ऐसे प्लेनेट हो सकते हैं जिनका इन्वायरमेंट हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट से ज्यादा फेवरेबल यानी अच्छा होगा। अब क्योंकि पृथ्वी हमारा होम प्लेनेट है, इसीलिए एक हैबिटेबल प्लेनेट की खोज में हम अपना पूरा टाइम अर्थ का मिरर प्लेनेट खोजने में ही लगा रहे हैं और ये पूरी तरह गलत है। और इसीलिए 5 अक्टूबर 2020 में इन दो टॉप यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट ने एक मिशन स्टार्ट करा जिसमें उन्होंने ऐसे प्लेनेट को अपना टारगेट बनाया जो हमारे अर्थ से सभी मायनों में बेहतर थी। एंड यू कांट बिलीव मी, उन्हें ऐसे प्लेनेट मिले भी, और वो एक या दो नहीं बल्कि पूरे 24 सुपर हैबिटेबल प्लेनेट। दरअसल उनकी टीम ने इन प्लेनेट्स को खोजने के लिए एक क्राइटेरिया लिस्ट तैयार करी जिसमें अगर कोई भी प्लेनेट इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा था मतलब वो प्लेनेट सुपर हैबिटेबल नहीं था। और ये काफी सिंपल सा तरीका था जिनमें इन प्लेनेट्स को फिल्टर किया गया। अब आप मुझे ये बताओ कि किसी भी लाइफ को सरवाइव करने के लिए किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? एक सुटेबल टेम्परेचर, अच्छा एटमॉस्फेयर, लिक्विड वाटर और बड़ा सा लैंड सरफेस एरिया। और बस इन्हीं सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना क्राइटेरिया तय करा जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया था एज ऑफ होस्ट स्टार। क्योंकि नॉर्मली जब किसी एक्सो प्लेनेट को एक्सप्लोर किया जाता है तो साइंटिस्ट फोकस करते हैं येलो डॉफ स्टार मींस सन जैसे स्टार को खोजना। पर इनकी टीम ने येलो डॉफ स्टार के साथ साथ ऑरेंज डॉफ स्टार को भी अपना टारगेट बनाया जो येलो डॉफ स्टार के कंपेयर में काफी कूलर, डीमर और कम मैसिव होते हैं। ऐसा सब कुछ करने के पीछे सिर्फ उनका मेन एम था उन स्टार्स का लाइफ स्पैन, क्योंकि जितने भी येलो डॉफ स्टार होते हैं उनका एवरेज लाइफ स्पैन 10 बिलियन ईयर तक ही होता है। बट वहीं इनके कंपैरिजन में ऑरेंज डॉफ स्टार 2 गुना ज्यादा जीते हैं, मतलब 20 to 50 बिलियन ईयर। जिसका साफ साफ मतलब ये था कि अगर इसके प्लेनेटरी सिस्टम में कोई भी लाइफ इवॉल्व हो रही होगी तो वो अर्थ के मुकाबले 2 या 3 गुना ज्यादा समय तक इवॉल्व हो सकती है। अब दूसरा क्राइटेरिया था वाटर, क्योंकि जब प्रॉपर प्लेनेटरी सिस्टम मिल जाता है तो सबसे पहला काम होगा उस प्लेनेट और उसके होस्ट स्टार के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना, जिससे ये पता चल सकता है कि वो प्लेनेट अपने हैबिटेबल जोन में है या फिर नहीं। और इसके हेल्प से ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आखिर उस प्लेनेट पर वाटर परसेंटेज कितना है। अब अगर तीसरे क्राइटेरिया की बात करें तो वो है साइज एंड मास ऑफ प्लेनेट। अब रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग किसी भी प्लेनेट का मास एंड साइज लाइफ को इवॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि उनका ये तरीका काफी सिंपल था। जितना बड़ा साइज उतना बड़ा हैबिटेबल सरफेस एरिया, और जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा ग्रेविटी, और अगर ग्रेविटी ज्यादा तो थिक एंड स्टेबल एटमॉस्फेयर। पर इस पर भी एक कंडीशन है जिसमें प्लेनेट का मास अर्थ के कंपैरिजन में सिर्फ 1.5 या 2 गुना ही ज्यादा होना चाहिए, जिससे प्लेनेट का इंटीरियर ज्यादा टाइम तक हीटेड रहे, जिससे ज्यादा टाइम तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव रहेगी जो लाइफ इवोल्यूशन में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। अब नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया था टेम्परेचर, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी प्लेनेट का टेम्परेचर ही ज्यादा होगा तो इनडायरेक्टली उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो एक एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल ही होगा ना। इसीलिए साइंटिस्ट ऐसे प्लेनेट को खोजते हैं जिनका एवरेज सरफेस टेम्परेचर अर्थ से करीब 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर या फिर नीचे होता हो। अब इन्हीं सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्टों को इन 24 प्लेनेट को खोजने में सफलता तो मिली, बट इन पर अभी भी रिसर्च जारी है। और इन्हीं प्लेनेट में ऐसे 2 सुपर हैबिटेबल प्लेनेट मिले जिनका सरफेस टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर अर्थ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेहतर है। और वो 2 प्लेनेट ये है जिन पर वो हर एक पॉसिबल चीज मौजूद है जो एक लाइफ को इवॉल्व होने में नेसेसरी होती है।
अगर सीधे लैंग्वेज में कहें तो ये दोनों प्लेनेट लाइफ के इवोल्यूशन के लिए एकदम परफेक्ट है। ये पहला KOI 5715.01 जिसका सरफेस टेम्परेचर अर्थ के सरफेस टेम्परेचर के मुकाबले सिर्फ 2.4 डिग्री सेल्सियस ही कम है, बट वही इसका मास 7 टाइम ज्यादा है। और अगर साइज की बात करें तो वो 8 टाइम ज्यादा है। मतलब लैंड का सरफेस एरिया तो ज्यादा है ही, बट इसकी ग्रेविटी भी ज्यादा है और इन्हीं सब फैक्टर की वजह से उस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर भी काफी स्टेबल होगा। अब अगर वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो होस्ट स्टार और प्लेनेट का डिस्टेंस देखते हुए साइंटिस्टों ने ये अनुमान लगाया है कि वहां पर एक बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकता है। और अब बात करें KOI 5554.01 की, तो इस प्लेनेट का सरफेस टेम्परेचर एरिया 27 डिग्री सेल्सियस इतना है, मतलब परफेक्ट टू ह्यूमन बॉडी सर्वाइव। इनफैक्ट इस प्लेनेट के टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से यहाँ कंटिन्यूअसली नाइट्रोजन साइकिल चल रही है। अब जैसा कि नाइट्रोजन साइकिल अर्थ के लिए काफी एसेंशियल है, क्योंकि नाइट्रोजन बायोकेमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड DNA। मतलब इनडायरेक्टली ये सभी एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। सो जितना ज्यादा नाइट्रोजन होगा, इकोसिस्टम भी उतनी ही तेजी से इवॉल्व होगा एंड इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर भी क्लीन होगा। अब क्योंकि इन्हें हाल ही में डिटेक्ट किया गया है, इसीलिए इसका ज्यादा इंफॉर्मेशन साइंटिस्टों के पास भी नहीं है। अब इन दो प्लेनेट को भी छोड़कर कुछ प्लेनेट हैं जो हैबिटेबल है। एक्सट्रीम ज्यादा तो नहीं, बट काफी ज्यादा है। तो अगर उन प्लेनेट्स की बात करें तो पहला है LHS 1140b प्लेनेट। दरअसल इसको 2070 में M-अर्थ प्रोजेक्ट के दौरान ट्रांजिट मेथड के जरिए डिस्कवर किया गया था। दरअसल इस प्रोजेक्ट में रेड डॉर्फ स्टार की ब्राइटनेस को ऑब्जर्व करना था, जिनमें उन प्लैनेट्स को फोकस में लिया जाता है जो उस स्टार से गुजर रहे हो, और इसी मेथड से इस प्लेनेट को भी डिस्कवर किया गया था। डिस्कवरी के बाद जब इस प्लेनेट पर स्टडी किया गया तो ये पता चला कि इस प्लेनेट के कोर ने उसके 75% लैंड मास को कवर कर रखा है, बट साइंटिस्ट को इसके नीचे 4% वाटर मिला। अब ये नेक्स्ट प्लेनेट तो साइंटिस्टों को इतना हैबिटेबल लग रहा था कि उन्होंने इस प्लेनेट पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की जांच करने के लिए कई सारे मैसेजेस भी भेज रखे हैं, और वो प्लेनेट है लोइटिन बी। 17 मार्च 2017 में इस प्लेनेट को रेडियल वेलोसिटी मेथड से डिस्कवर किया गया था। दरअसल रेडियल वेलोसिटी में ये होता है कि दूसरे स्टार के रिस्पेक्टिव किसी एक स्टार के पोजीशन को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर वो स्टार आगे पीछे मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके प्लेनेटरी सिस्टम में ऐसा कोई मैसिव प्लेनेट जरूर एग्जिस्ट करता है जो अपने स्टार को मूव करने पर मजबूर कर रहा है। तो जब इस प्लेनेट को ऑब्जर्व किया गया था तो ये पता चला कि उस प्लेनेट पर वाटर रिसोर्सेज बहुत ही भारी मात्रा में प्रेजेंट है, और साथ ही इस प्लेनेट पर अमीनो एसिड और हाइड्रोकार्बन भारी मात्रा में अवेलेबल है। मतलब ये प्लेनेट किसी लाइफ सर्वाइवल के लिए एकदम परफेक्ट है। अब ऐसा भी हो सकता है कि उस परफेक्शन के पीछे किसी एडवांस सिविलाइजेशन का हाथ हो, और इसीलिए 2017 एंड 2018 में इन दोनों संस्थानों से अलग अलग मैसेजेस को उस प्लेनेट पर भेजा जाता है। इन सभी डाटा को देख सुनकर ये तो कंफर्म है कि साइंटिस्ट काफी जी जान लगाकर रिसर्च में जुटे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।